नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने चांदी पर चर्चा करेंगे, बाकी कमोडिटीज का भी चेक लेंगे, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है उसकी ओर रुख कर लेते हैं। और खबर ये आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एसएल ग्रुप की जो प्ली थी उसको डिसमिस किया है। दरअसल एसएल ग्रुप ने कहा था कि जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप जो प्लेज शेयर्स थे उनके पास जीके या फिर डिश टीवी के, उसको रोकने के लिए उन्होंने प्ली डाली थी कि फिलहाल पेंडेमिक की सिचुएशन में इसको रिस्ट्रेन किया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये प्ली उनकी डिसमिस कर दी है। असीम हमारे साथ और प्रिसाइज डिटेल्स के साथ बने हुए हैं। असीम, बताइए एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या कहा है कोर्ट ने? आईडीबीआई ट्रस्टीशिप है वो जी और डिश टीवी के अपने 16 करोड़ के शेयर जो है वो बेचना चाहता था, क्योंकि उसको अपने 1600 करोड़ रुपए जो है 616 करोड़ के शेयर जो है वो बेचना चाहता था। लेकिन जो एसएल ग्रुप है उसने इसको लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है, अभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि वो कैश जनरेट जो है वो कर सके और ये पैसे जो है वापस कर सके। इसके बदले में वो पर्सनल गारंटी देने के लिए तैयार है। लेकिन जो दिल्ली हाईकोर्ट की पहले सिंगल जज की बेंच ने आदेश दिया था कि उनकी ये जो शेयर है आईडीबीआई उनकी बिक्री जो है वो कर सकता है। और कल जब इस मामले की हियरिंग हुई थी तो यह आदेश जो है रिजर्व कर लिया गया था। आज जब कोर्ट ने रिजर्व अपना आदेश जो है जब सुनाया तो आज कोर्ट ने जो है एसएल ग्रुप की याचिका को खारिज जो है वो कर दिया। यानी कि अब जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप है वो जी और डिश के शेयर जो है बेच करके अपने 616 करोड़ रुपए जो है वो रिकवर जो है वो कर पाएगा। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एसएल ग्रुप के लिए डेफिनेटली ये राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी प्ली को डिसमिस किया है। लेकिन चलिए वापस रुख करेंगे कमोडिटीज का और गोल्ड स्पॉट की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है कि एमसीएक्स पर जो सोना है वो एक दायरे में कारोबार कर रहा है। हालांकि दुनिया भर में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उससे लगातार हमने सोने में एक अच्छी बाइंग देखी है, सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखी है। अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बना है उससे भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर चांदी की आप बात करेंगे तो आज मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। एमसीएक्स पर जो दाम है सोने के वो साल के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब सोने चांदी में निवेश को लेकर क्या नजरिया बन रहा है, तेजी के आगे क्या ट्रिगर्स हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी कमोडिटी मनीषा गुप्ता है, साथ ही बीएन वैद्य के भार्गव वैद्य हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर ही नजर डालेंगे, जहां पर हमने नए रिकॉर्ड स्पेशली गोल्ड में लगातार बनते हुए देखे हैं। 2 दिन में थोड़ा सुस्ताया जरूर है, लेकिन अब करना क्या है? सुनील, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप अपना व्यू बताइए, गोल्ड पर क्या आउटलुक है इन लेवल्स पर, आगे के लिए क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? जी दीपाली, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जो तेजी का बना हुआ है वो गोल्ड में जारी रहेगा आने वाले समय में भी। इवन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी हमारा व्यू थोड़ा बाई साइड ही बन रहा है, क्योंकि जो चाइना और यूएस का टेंशन का रीसरफेस हो रहा है उससे भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और जो हमने रिसेंट करेक्शन देखा एक्विटीज में, यूएस एक्विटीज में, उसका भी थोड़ा सपोर्ट जो है हमें गोल्ड में एज ए सेफ हेवन के तौर पे देखने को मिलता है। और दुनिया भर में जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड से सेफ हेवन डिमांड जो है अभी इमीडिएट बेसिस पे कम होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि डे पर्सपेक्टिव में भी और पोजिशनल व्यू में भी मुझे लगता है कि तेजी में ही बरकरार रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोल्ड में। तो आज के लिए अगर ट्रेडर्स को इसका कुछ फायदा उठाना है तो मुझे लगता है कि 49,100 के रेंज में गोल्ड बाई किया जा सकता है और एक 48,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और 49,500 तक का इंटरडे पर्सपेक्टिव से एक टारगेट जो है हमें देखने को मिल सकता है एमसीएक्स पे। 49,500 तक के स्तर यहां पर ऊपर में फिर से देखने को मिल सकते हैं सोने में। भार्गव वैद्य जी, आपके पास आना चाहेंगे। किस तरह की खरीदारी अब आप यहां पर बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में बढ़त है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा है कि ईटीएफ में रोजाना यहां पर होल्डिंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में इस ऑल टाइम हाई छूने के बाद जिस तरह की वॉल्टिलिटी हम यहां पर आता हुआ दे रहे हैं, आपने क्या इंपैक्ट देखा है? गोल्ड में आपको बाई पोजीशन में ही रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी थोड़ी रहेगी। जो हिंदुस्तान बाजार में आप देख रहे हैं वो एक लॉकडाउन सिचुएशन के हिसाब से एक स्टेडी राइज आप नहीं देख रहे हैं। और मेजर मार्केट जो आप बोल सकते हैं बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। तो और इन्वेस्टेबल सरप्लस भी कम है, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज आप देखेंगे तो थोड़े कम रहेंगे। मगर आज भी तारीख में सेफ हेवन स्टेटस जो हमारे दूसरे पैनल कलीग ने बताया वो गोल्ड का बरकरार है और आज की पोजीशन में भी एक अपसाइड बनती है और उसमें रिटर्न जो आज तक ये साल में मिले उससे कम रहेंगे, मगर बाई में भी रहना चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट में 1850 और यहाँ और भी 1,000 रुपया के ऊपर की अपसाइड है। अब 50,000 आराम से क्रॉस करेंगे।
चलिए, यानी कि आराम से $1850 पर आउंस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, 50,000 के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। भार्गव जी, आपसे चांदी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि मॉनसून अच्छा है, बुआई के आंकड़े अच्छे हैं, रूरल खरीदारी यूजली हम चांदी में आता हुआ देखते हैं और चांदी में भी लोग बहुत बुलिश अब होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह के क्यूज ऑन ग्राउंड अब यहां पर है? क्या चांदी है, इन्वेंट्री हमारे पास, क्या लोग फिजिकल में खरीद रहे हैं? नहीं, चांदी इन्वेंट्री है हमारे पास, फिजिकल खरीदी कम हो रही है क्योंकि एक ऑलमोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन है। आप जहां पहले जौहरी बाजार में आप आते थे और आप 25 दुकान खुली देख सकते थे, आज एक भी नहीं मिलेगा आपको। आप मुझे मुझे भी लेना है चांदी, आज जाके बाजार में 100 ग्राम कहीं किसी से 200 ग्राम, तो मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो वो एक सिचुएशन सभी बाजार में है, इसलिए फिजिकल डिमांड कम है, मगर चांदी में तेजी बरकरार रहेगी। लोग अपने पुराने ज्वेलर्स के थ्रू और उधर के थोड़ी थोड़ी डिमांड है, मगर एक कॉशन मैं करना चाहूंगा कि चांदी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का मेटल है। उसमें जैसे फास्ट आपने तेजी देखी है, करेक्शन आया तो भी इतना फास्ट आया है, और चांदी में अगर आपने खरीदी की तो कुछ कुछ लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। गोल्ड आज भी आपने लेके भूल गए तो मुझे लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, मगर चांदी में जब भी मार्केट नॉर्मल हुआ, बेस मेटल की सप्लाई बढ़ गई, उसके साथ में बाई प्रोडक्ट चांदी की सप्लाई बढ़ गई, तो चांदी में करेक्शन आ सकता है। तो आज की तारीख में दिवाली तक तो काफी तेजी रहेगी, मगर लॉन्ग टर्म में केयरफुल रह के प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, फिजिकल या फ्यूचर्स मार्केट दोनों में। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर भार्गव शो का हिस्सा बनने के लिए और आउटलुक बनाने के लिए। तो कॉशियस रहने की जरूरत है, लेकिन हाँ, दिवाली तक जो मोमेंटम है वो तेजी का ही बना रहेगा। जयप्रकाश गुप्ता भी हमारे साथ। जयप्रकाश, आपका व्यू क्या रहेगा गोल्ड पर? क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे इन लेवल्स पर? जी दीपाली, देखिए गोल्ड में जहां मेरा व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग निकल के आ रहा है और जो खबरें भी निकल के आ रही हैं उसको भी अगर आप ध्यान में देखें, कल सिंगापुर का डेटा आया, सिंगापुर जैसी इकोनॉमी भी अब रिसेशन में एंटर कर चुकी है। तो इस तरह के न्यूज फ्लोज हैं, वो एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट है गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ जाने का। तो मुझे लगता है हर डिप में अभी बाइंग ही करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण या 49,000 के ऊपर रेट है MCX में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है ड्यूरिंग द डे। अगेन मुझे लगता है 49,000 एक बेहतरीन लेवल है जहां पे फिर से बाय इनिशिएट करना चाहिए। बात अब यहां पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि आज ओपेक और अलाइज की जो 2 दिन की मीटिंग है वो समाप्त हो जाएगी और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम यहां से शायद आता हुआ देखेंगे। कल ओपेक की मंथली रिपोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि कंप्लायंस लेवल्स बेहतर हैं, अगले साल में रिकॉर्ड कंजम्पशन ग्रोथ होने की भी उम्मीद है। तो जो स्टेटमेंट्स ओपेक की तरफ से आई हैं वो काफी पॉजिटिव रही। और इसके अलावा सुनील, जो यूएस का वीकली इन्वेंट्री डेटा है वो भी काफी बुलिश फिलहाल नजर आता है, जिसका असर हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है। अब इसके बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी, मुझे लगता है कि क्रूड लास्ट 10 दिन से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। WTI की बात करते हैं तो 40 से $41 के रेंज में है और ब्रेंट तकरीबन $43 के आसपास ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कंसर्न अभी भी बना हुआ है। हालांकि ग्लोबल प्रोडक्शन 100 मिलियन बैरल पर डे से अभी तकरीबन 88 मिलियन बैरल पर डे के लेवल पे आ गया है, विच इज इक्वल टू द कंजम्पशन। तो वो बैलेंस्ड आउट होके प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है रिसेंट टाइम में, बिकॉज ओपेक प्लस नेशंस का जो कंप्लायंस था जुलाई एंड तक एक्सटेंड करने का उन्होंने कर दिया है और वो प्राइसेस ऑलरेडी हमें फैक्टरिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डे पर्सपेक्टिव से एक छोटा करेक्शन हमें जरूर देखने को मिल सकता है। तो डे ट्रेडर्स को मुझे लगता है कि 3050 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए और 3080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार फिर से मुझे लगता है कि 3000 लेवल 3000 रुपया पर बैरल का MCX पे प्राइस जो है हमें देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में अगर चीजें थोड़ी बेहतर होती हैं, जैसे यूएस की तरफ से मंडे एक मेगा स्टिमुलस मेजर हमें $3 ट्रिलियन का देखने को मिला, तो वैसी न्यूज थोड़ी बहुत एक शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे सकती है, प्राइसेस में थोड़ा सर्ज हमें देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म क्यूज जो है मुझे लगता है कि प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि यूएस के पास इन्वेंट्रीज बिल्डअप अभी भी सफिशिएंट है और सप्लाई कंसर्न्स की वजह से मुझे लगता है कि ऑयल पे प्रेशर जो है बना रहेगा आने वाले समय में। ठीक है, इसके अलावा बेस मेटल्स को देखेंगे। लगातार तेजी के बाद कल एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी थी, लेकिन वापस एक अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1.25% से लेकर ½ % तक की मजबूती, और एल्यूमिनियम पे हमने देखा है कि जो कॉपर के प्राइसेस है वो के हाइट पर ट्रेड कर रहे हैं।
जयप्रकाश, आपका बेस मेटल्स पर क्या व्यू है? कल एक डिप मिला जिसको वापस एक खरीदारी के तौर पर लिया है ट्रेडर्स ने, क्या आउटलुक है बेस मेटल्स पर क्रॉस द बोर्ड? देखिए, भाव जो अभी करंट है उससे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पीक आउट हो रहा है, प्राइसेस में ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर कर चुका है। जो छोटे मोटे यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस के न्यूज हैं उसके बेसिस पे भी भाव में यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। चाइना ही एक सिर्फ फैक्टर है जहां से डिमांड की खबरें आ रही हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड वहां पे एक स्लो डाउन का ही माहौल है। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा और, जैसे चिली के माइंस अगर और बंद, जो स्ट्राइक है या कोरोना वायरस के कारण जो इम्पैक्टेड है उसके कारण जो शटडाउन है वो एक्सटेंड होता है, तो थोड़ा सा और भाव में उछाल पॉसिबल है। बट मुझे नहीं लगता है, अगर स्पेशली कॉपर की बात करें तो 515 के ऊपर एमसीएक्स में प्राइसेस टिक पाएंगे। जिंक में मुझे लगता है यहाँ पे करंट भाव में बेच के चलना चाहिए। 173.50 174 एक अच्छा लेवल है, कोई यहाँ पे डिमांड रिवाइवल दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी जिंक एक बेटर बेट है यहाँ पे शॉर्ट करके चलने के लिए। मुझे लगता है 168-69 का लेवल हो सकता है जल्दी देखने को मिल जाए। सुनील, आपका व्यू क्या रहेगा बेस मेटल स्पेशली कॉपर पर? यहाँ क्या करना चाहिए जहां पर ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखी है हमने? जी, मुझे लगता है कि चाइना का जो ट्रेड बैलेंस डेटा आया वो वीक आया है एक्सपेक्टेशन से, और जैसे हमने इक्विटी सेल ऑफ देखा कल, तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर बना हुआ है बेस मेटल पे, स्पेशली कॉपर में, क्योंकि कॉपर ने ऑलमोस्ट 420-430 का जो लेवल था 3-4 महीने पहले, उसे ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म करके 20-25% ऑलरेडी हमने बढ़ते हुए देखा हुआ है। और जैसे जयप्रकाश जी ने बताया कि इट इज आउट परफॉर्मिंग द फंडामेंटल्स, बिकॉज बियॉन्ड चाइना मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे इतनी ज्यादा तेजी से डिमांड जो है देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि डे पर्सपेक्टिव से 505 के रेंज में एक बार सेल स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर लेना चाहिए, और 507 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लगता है कि 501 रुपया तक का टारगेट जो है कॉपर में इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है कॉपर पर। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, उस पर चर्चा करेंगे। चलो वापस आते हैं। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। और सरकार ने साल 2019-20 के दौरान समर्थन मूल्य पर 8,10,000 टन तिलहन की खरीदी की है, जिसमें से ये सबसे ज्यादा खरीदी सरसों की हुई है। नेफेड ने अब तक 8 लाख टन सरसों की खरीदारी करी है। इसके अलावा मूंगफली और सनफ्लावर की भी सीमित मात्रा में खरीदारी की गई है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेफेड के एमडी संजीव चड्ढा। संजीव, नमस्कार और बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ किस तरह की प्रोक्योरमेंट हुई है, क्या टारगेट्स हैं, और ऑन ग्राउंड लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस बार जो मस्टर्ड की खरीद हमारी बहुत अच्छी हुई है। तो लॉकडाउन के कारण ये बहुत चैलेंज था कि हम कैसे किसानों को दूर दूर एरिया में हम लोग उनको अप्रोच कर सकें। तो इस बार हमने जो सेंटर्स थे, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, उनकी संख्या जो बढ़ाई। पहले वो 1000 और 1200 के बीच में होते थे, इस बार हमने 2000 सेंटर्स खोले। मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश में ज्यादा जो मस्टर्ड की खरीद हुई है, तो वहां पे ज्यादा सेंटर्स खोले ताकि किसानों को दूर ना जाना पड़े। और जितनी भी खरीद हमने की है सारी लॉकडाउन के पीरियड में की है, 8 लाख जो टन जैसे आपने बताया। तो इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। और अभी मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी किसान सरसों की फसल करेंगे, क्योंकि हमने अच्छी खरीद की है और उनको उसमें लाभ भी हुआ है। और हमारा जो ऑयल सीड का जो हमेशा शॉर्टेज रहता है भारत का, उसकी तरफ हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ेंगे आगे। संजीव, जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम हुई इस बार पर, सारी की सारी जो प्रोक्योरमेंट है लॉकडाउन के समय पर हुई है, तो जो किसानों की पेमेंट्स वगैरह है, क्या वो एब्सोल्युटली कंप्लीट है इस वक्त? देखिए, पेमेंट जो है इस बार हमने बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वे में कराई है पहले से, क्योंकि हमने लक्ष्य रखा था 3 दिन में कैसे पेमेंट हम कर पाए, 3 से 4 दिन। तो जब भी किसान के अकाउंट में पेमेंट देते हैं, हम कैश नहीं देते हैं, ना ही हम चेक से देते हैं। तो इस बार हमने सारी स्टेट्स को भी पैसे 3 दिन में हमने अपनी तरफ से दिया, और किसान को भी 6 से 7 दिन में उनके खाते में पेमेंट मिली। तो अभी जो प्रोक्योरमेंट है राजस्थान में भी बंद हो गई है और बाकी स्टेट्स में भी बंद हो गई है। तो उसका जो फाइनल है वो सेटलमेंट चल रहा है, और इस बार हमने बड़े अच्छे से इस बार टाइमली मैनर में हमने पेमेंट की है।
जी संजीव जी, एक और चीज जानना चाहेंगे। तिलहन की बात तो हुई, जहां तक दलहन की बात है, और चना ऑफ कोर्स काफी न्यूज में रहा है जब से प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसको भी अब यहां पर पीडीएस के तरीके से या फिर जो स्पेशल स्कीम रोजगार कल्याण के हिसाब से की गई है उसमें यहां पर बांटा जाएगा 1 किलो चना सभी फैमिलीज को नवंबर तक। किस तरह की प्रोक्योरमेंट है, क्या एज ऑफ नाउ इन स्टॉक है, और आगे जाके आपको क्या लगता है किस तरह से ये वितरण हो पाएगा? देखिए, हमने इस बार चना जो है 21 लाख के आसपास हमने प्रोक्योर किया है किसानों से, और ये 25% जो प्रोडक्शन है वो हमने प्रोक्योर की है। तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी इंटरवेंशन हमने इस बार दलहन में की है, और पुराना स्टॉक भी हमारे पास है चने का लगभग 12 लाख टन जी। तो उसमें से जैसे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की है कि जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको 5 महीने के लिए दिया जाए, तो उससे 10 से 12 लाख टन हमारा उसमें चला जाएगा। ओके। और 20 लाख टन है, 20 लाख टन हमारे, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट फसल आने से पहले, तो ये सफिशिएंट है, हम लोग जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट कर पाएंगे। संजीव जी, क्लियरली काफी सारे चेंजेस ऑन ग्राउंड हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी, और विद द लॉकडाउन यहाँ पर काफी लर्निंग्स रही हैं। आपसे प्याज के बारे में भी जानना चाहेंगे, और जिस तरह का लक्ष्य है उस तरह की प्रोक्योरमेंट फिलहाल हमने आते हुए नहीं देखी। प्राइसेस काफी वॉलेटाइल भी रहे हैं पिछले काफी महीनों में, लेकिन अनियन को लेके क्या टारगेट्स हैं, क्या प्राइसेस देखे हैं आपने? देखिए, ऑनियन जो है कभी भी सरकार की तरफ से 50,000 टन से ज्यादा नहीं खरीदा गया है बफर के लिए। तो इस बार लॉकडाउन था, किसानों को रेट नहीं मिल रहे थे। जब से हमने इंटरवीन किया है तो अभी रेट्स बहुत अच्छे, पहले 5-6 रुपये पर केजी था, अभी 11-12, और गुजरात में 14 रुपया है। तो अभी किसान को अच्छा रेट हम दे रहे हैं जहाँ जहाँ हम प्रोक्योर कर रहे हैं। तो अभी 1 लाख टन का खरीदने का हमारा लक्ष्य है। तो आने वाले 15-20 दिनों में, अभी 52,000-55,000 हो गया है, तो 15 दिनों में जब बारिश हो रही है और कई जगह में अभी नासिक और इसके आसपास एरिया में लॉकडाउन हो गया है जी, तो उस कारण थोड़ी सी स्पीड कम है, किसान नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग आने वाले 15-20 दिनों में बाकी जो 50,000 टन रहता है उसको भी हम प्रोक्योर कर लेंगे, और किसानों को जो मार्केट रेट है, अच्छा रेट है, वो किसानों को मिलेगा। संजीव जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, और वो सभी कमोडिटीज पर यहाँ पर नेफेड ने किस तरह की प्रोक्योरमेंट है, क्या तैयारी है, क्या बफर स्टॉक्स हैं, वो सब हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताने के लिए आपके समय के लिए बहुत शुक्रिया। सुनील, जाते जाते आपसे एक फाइनल सवाल लेना चाहेंगे। ऑफकोर्स हमने दलहन, तिलहन और प्याज की बात तो करी नेफेड के नजरिए से, लेकिन भाव आप कैसा बनता हुआ देखते हैं, स्पेशली पल्सेस और एडिबल ऑयल में? जी, मुझे लगता है कि चने में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि फिजिकल डिमांड अभी भी 30% कम है नॉर्मल डिमांड के कंपैरिजन में। और इवन नफेड जो है 2018 का भी जो स्टॉक है वो क्लियर कर रहा है, और सेंट्रल पूल में भी स्टॉक अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इवन दाल मिल्स भी अभी दाल जो है डिस्काउंटेड प्राइस में बेचना शुरू कर रहे हैं। तो एक लैक ऑफ डिमांड की वजह से प्राइसेस पे प्रेशर अभी भी बना हुआ है। हालांकि प्राइसेस ऑलरेडी जो एमएसपी है उससे काफी नीचे ट्रेड हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे जाना चाहिए। बट जो डे ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है कि 50-60 रुपए का एक फॉल जो है हमें अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में चने में देखने को मिल सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर लेना चाहें तो 4,125 में अगस्त में सेल इनिशिएट करें, और 4,160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 4,060 का टारगेट कर सकते हैं। यानी फिलहाल कुछ बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फसल की बुआई अगर आप पल्सेस में देखें तो काफी बेहतरीन है, और उसका असर हमने समहाउ चने पर भी आता हुआ देखा है। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है। सुनील एंड जयप्रकाश, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।